Right. गुड आफ्टरनून सर। Good afternoon. Please take your seat. थैंक यू सो मच सर। अपने बारे में इस कोड के साथ अपना परिचय दीजिए जिसके आधार पर आपका इंटरव्यू लिया जा सके। सर मेरा कोड 1909 है और मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ और मैंने अपना ग्रेजुएशन इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किया हुआ है और पोस्ट ग्रेजुएशन में मैंने वहीं से किया हुआ है और पोस्ट ग्रेजुएशन में मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट प्राचीन इतिहास था सर। और हॉबी वगैरह आपकी कुछ? सर हॉबी में मुझे राइटिंग, जिसमें आर्टिकल लिखना पसंद है सर, और डांस मैं करता हूँ, जिसमें सर स्पेशली मुझे पंथी डांस पसंद है। पंथी? ये सर। क्या होता है ये पंथी डांस? सर ये पंथी डांस लोक नृत्य है छत्तीसगढ़ का। सतनामी संप्रदाय जो है वो करता है इसमें, और ये गुरु घासीदास जो है उनकी तो श्रद्धा वहाँ के कैसे मंदिर आप पहुँच गए हैं है। छत्तीसगढ़? सर ये सर मैं हॉस्टल में जब था तो जो कल्चरल फेस्टिवल होता था तो सर मैं तो उसमें मैं पार्टिसिपेट करने के लिए मुझे थोड़ा सा पसंद था कि किसी तरह से यूनिक कुछ ऐसा कुछ हो, तो मुझे लगा, मैंने ऐसे इसके वीडियोस देखे थे तो मुझे लगा अच्छा मैं कर सकता हूँ। तो फिर रिसेंटली कौन सा आर्टिकल आपने लिखा? सर अभी मैंने एहसासों के मायने लिखा था ये सर, जनसत्ता में सर मैंने उसमें भेजा था तो मेरा भी आया भी था। अच्छा, तो क्या उस आर्टिकल की क्या विशेषताएं थी, क्या उसमें आपने लिखा था? सर मैं उसमें सबसे बड़ी चीज़ थी कि किस तरह से एहसास है जो एक दूसरे को जुड़े हुए हैं, चाहे वो रिश्तों में हो और चाहे वो एक दूसरे से लगाव में। तो उसमें मेनली सर ये था कि जितने भी एहसास होने चाहिए उनको एक्सप्रेस करना चाहिए सर, छुपाने नहीं चाहिए, क्योंकि जब एक्सप्रेस करेंगे हम दूसरे से एक दूसरे से तभी अच्छे से कनेक्ट हो पाएंगे सर। ओके, तो अगर आप आर्टिकल लिखते हैं तो कुछ चीज़ें तो आपकी बहुत अच्छी होंगी। मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि आर्टिकल अगर आप लिखें या लेख लिखें और निबंध लिखें तो दोनों की लेखन शैली में बेसिक डिफरेंस क्या होगा? सर निबंध में जहाँ तक मुझे लगता है कि एक उसमें सभी एस्पेक्ट आ जाते हैं, मिली उसके सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष भी दिखाने पड़ते हैं, और उसी के साथ एक निष्कर्ष भी होना चाहिए उसमें। और सर आर्टिकल में एक जो होता है कि मुख्य रूप से किसी भी परिप्रेक्ष्य में लिखा जाता है। तो आपने जो एहसास लिखा उसमें तो आपने सभी आयाम शामिल किए होंगे, ये सर। तो वो भी तो आपने जो निबंध की बातें वो लेख में डाल दी। ये सब निबंध आर्टिकल सर ज़्यादा कह सकते हैं कि फोकस्ड रहता है, जो टॉपिक होता है उस पर सर। तो इससे भी फोकस रहता है, ऐसे में तो ऐसा नहीं दूसरे टॉपिक पर आप लिख देंगे। ये सर फोकस रहता है, पर सर थोड़ा सा मुझे लगता है कि उसमें ज़्यादा फोकस है, उसमें थोड़ा सा कम। ओके, तो हिस्ट्री आपका ऑप्शनल है यस सर। और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से आपने एंशिएंट हिस्ट्री में पीजी किया हुआ है। यस सर। तो वैसे हिस्ट्री का कौन सा सेगमेंट आपके लिए बहुत अच्छा है? सर मुझे प्राचीन इतिहास में सर 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का जो पीरियड है मुझे थोड़ा सा। अच्छा, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो हमारे यहाँ धर्म सुधार आंदोलनों की शुरुआत होती है उसमें अहिंसा पर क्यों बल दिया गया? ये सर चूँकि कृषि जो है उसमें बहुत ज़रूरी थी और लगातार पशुओं की हत्या हो रही थी सर। तो कृषि जरूरी क्यों थी, क्यों कैसे कह दिया आपने कि उसी समय कृषि जरूरी हो गई? ये सर क्योंकि सर लगातार विकास जो उस समय का हो रहा था तकनीकी के क्षेत्र में, जैसे लोहे का विकास हुआ था उस समय, तो जो ज़मीन थी सर उसमें खेती करना आसान हो रहा था हमारे लिए, तो जो उत्पादन था वो अधिशेष के रूप में जा रहा था, जिससे राज्य निर्माण भी हो रहा था। तो सर यही पक्ष था। ओके, उसी से जुड़ा मेरा एक और सवाल है कि जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म है उन्होंने अहिंसा की बात की, लेकिन बहुत सारे बौद्ध अनुयायी और इवन की जो बौद्ध विचारधारा को मानने वाले देश हैं उनके यहाँ मांस खाए जाते हैं, तो ये कैसे संभव है? ये सर जब मूल रूप में जो बौद्ध धर्म था तो जो उसके सिद्धांत थे उनमें अहिंसा व्यापक रूप से सर रखा गया था सिद्धांत के रूप में, परंतु सर जैसे जैसे ये आगे बढ़ा तो कहीं ना कहीं हमने तो सुना है कि जहाँ तक हमारी जानकारी कि महात्मा बुद्ध भी मांस खा करके उनको डिसेंट्री हो गई थी और वो एक्सपायर कर गए थे, तो उन्होंने भी मांस खाया था, तो जिन्होंने उसकी फिलॉसफी दी अहिंसा की वो मांस खाकर एक्सपायर कर जाए? सर मुझे जहाँ तक जानकारी है सर उस मुद्दे में कि जो बुद्ध जी थे तो उनको जो दिया गया था सत्कार के रूप में, तो सर उसलिए वो मना नहीं कर पाए थे।
और उनको एक्चुअली में जानकारी नहीं थी कि एक्चुअली था क्या वो। अच्छा, पॉलिटिकल साइंस भी आपका ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट रहा है, तो कुछ पढ़ा है पॉलिटिकल साइंस के बारे में आपने? ये सर पढ़ा था ग्रेजुएशन में। तो इतिहास और राजनीति में क्या संबंध है? सर राजनीति जो होती है वो समाज में जिस तरह से व्यवस्था होती है उसको आगे बढ़ाने के लिए एक बहुत व्यापक संबंध है। जैसे समाज में सामंजस्य किस तरह से रखा जाए और व्यवस्था जो हो सुचारू रूप से कैसे चल पाए। तो इतिहास से सर हम ये सीख सकते हैं कि पहले की व्यवस्था कैसी थी और किस तरह से हमारा राजनीति में आगे विकास होता रहा। क्योंकि सर राजनीति का जो विकास है देखें पीरियड इतिहास में तो लगातार सर अपने विकास की ओर अग्रसर रहा है। ओके, प्लीज सर। चलिए, आपने आपका जो सब्जेक्ट है हिस्ट्री है और आप पॉलिटिकल साइंस भी है और आपकी डांस में रुचि भी है। यस सर। चलिए, नृत्य किसे कहते हैं? सर नृत्य सर जिसमें सर शारीरिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से मन के साथ जो शारीरिक रूप से क्रियाएं होती हैं सर वो सर नृत्य के रूप में सर। क्योंकि आपकी हॉबी है, हॉबीज में आपने लिखा है कि डांस। अच्छा, डांस में एक फेमस डांस है, आपको मालूम ही होगा कि जो भगवान शिव करते हैं, तांडव। उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, क्या आपको कुछ मालूम है? सॉरी सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा। ओके, एनिसेंट हिस्ट्री। यस सर। एनिसेंट हिस्ट्री में आप जो 2200 BC से लेकर के 200 AD का जो समय है उसको डार्क एज माना जाता है। क्या आपको लगता है कि वो डार्क एज था वास्तविक रूप से? सर इतिहास में देखें तो सर डार्क एज जो कॉन्सेप्ट है पूर्णतया सर ये सही नहीं हो सकता क्योंकि लगातार विकास जो है हो रहा था। पर डार्क एज सर इस वजह से कह दिया जाता है क्योंकि जो उसके बाद डेवलपमेंट हुए या उसके पहले जो थे वो व्यापक रूप से हुए थे। तो सर मुझे तो नहीं लगता कि वो सर डार्क एज एरा। अच्छा, प्रधानमंत्री जी अभी बार बार कह रहे हैं कि इतिहास का पुनर्लेखन होना चाहिए। क्या आपको लगता है कि होना चाहिए, और होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए? सर इतिहास के लेखन के बारे पुनर्लेखन के बारे में बात करें तो सर बिल्कुल मुझे लगता है कि कोई 4 पॉइंट बताइए, आपको लगता है तो 4 पॉइंट बताइए कि हाँ होना चाहिए। ये सर क्योंकि सर लगातार डेवलपमेंट जो होते हैं हो रहे होते हैं और रिसर्च जो है नई नई आ रही होती हैं। तो और समय के साथ जो जानकारी है सर वो भी बढ़ रही होती है क्योंकि जो लगातार कार्य क्षेत्र है। ठीक है, कोई ऐसा जानकारी बताइए जिसको इतिहास में जगह नहीं दिया गया और उसको लाना बहुत जरूरी है। आपने कहा कि डेवलपमेंट हो रहा है, यानी कि कुछ जानकारी मिली है हमें जिनको हमें आगे बढ़ाना चाहिए। तो ऐसी कौन सी जानकारियाँ हैं? सर मुझे लगता है कि सर जो हमारा वैदिक जो पाषाण काल है उसमें सर जानकारी हम लोगों को क्यों इतनी पर्याप्त नहीं है। तो उस पर और ज़्यादा डेवलपमेंट्स होने चाहिए जिससे हम अपनी जो आधार है उसको अच्छे से जान पाएँ सर। अच्छा, आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट भी रहे हैं? यस सर। ठीक, ग्रेजुएशन किया आपने पॉलिटिकल साइंस में। वैश्वीकरण और भूमंडलीकरण में क्या अंतर होता है? सर वैश्वीकरण जो होता है सर एक पूरे विश्व को एक बाजार के रूप में या एक एंटिटी के रूप में सर स्थापित करता है। ठीक है, और भूमंडलीकरण? ये सर भूमंडलीकरण सॉरी सर रिकॉल नहीं कर पा रहा सर। ओके, लास्ट क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस से ही है। क्या आपको लगता है कि डोकलाम जो इशू हुआ या अभी जो जिस तरह हम लोगों ने रिटेलिएट किया चाइना को, जम्मू एंड कश्मीर का जो एरिया है, लद्दाख का एरिया है वहाँ, लद्दाख के एरिया में, तो क्या आपको लगता है कि भारत की जो छवि पहले सॉफ्ट पावर की थी अब उससे आगे निकल करके भारत हार्ड पावर की ओर बढ़ रहा है? सर पूर्णतया तो सर नहीं कह सकते कि हार्ड पावर की तरफ भारत बढ़ रहा है क्योंकि सर हमारी जो नीति थी शांति की आज भी हम सर उसी पे कायम हैं। पर सर कुछ डेवलपमेंट्स ऐसे हुए हैं अभी जैसे हमारा यूएसए के साथ संबंध लगातार बेहतर हो रहे हैं और चाइना जो है यूएसए के साथ गतिरोध बना हुआ है उसका। तो कहीं ना कहीं जो एक चाइना आरोप लगाता है कि अमेरिका सह दे रहा है, भारत को उकसा रहा है
हमारे प्रति। तो सर मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसको क्या आपको लगता है कि इस कारण चाइना और भारत के बीच टेंशन बढ़ रहा है कि अमेरिका उसमें इंटरफेयर कर रहा है, कि या आपको क्या ये कारण है, या भारत की बढ़ती हुई स्वीकार्यता, वर्तमान समय में जिस तरह स्वीकार्यता बढ़ी है हर एक फील्ड में भारत की, क्या वो मुख्य कारण है चाइना और इंडिया के बीच जो जो रिलेशनशिप इतना स्ट्रिफ होते चला जाए? मुझे लगता है कि लगातार भारत जो है अपने हर एक क्षेत्र हैं उनमें तेज़ी से आगे बढ़ा है, तो कहीं ना कहीं जो प्रभाव है उनमें भी बदलाव आया है सर, तो ये भी एक सर मुख्य कारण है। एक लास्ट क्वेश्चन, 12 मार्च हम लोगों ने एक महोत्सव स्टार्ट किया जो हमारे भारतीय इतिहास में बहुत इंपॉर्टेंट डे माना जाता है। उस महोत्सव का नाम क्या है? सॉरी सर, रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। 12 मार्च, डेट भी मैंने बता दिया। यस सर, सॉरी सर। ओके। आपका डेट ऑफ ईयर 1991 है। वर्ल्ड की हिस्ट्री में और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में यह साल महत्वपूर्ण क्यों? सर वर्ल्ड के सर उसमें तो मुझे याद नहीं आ रहा, पर मैं अपने यहाँ के बता सकता हूँ। भारत के ही संदर्भ में बता दीजिए। जो सर हमारे देश में 1991 में उदारीकरण हुआ, जिसकी वजह से सर हम लोगों ने अपने बाज़ार को ओपन किया और हम लोग बहुत मतलब कह सकते हैं कि तेज़ी से विश्व से आगे बढ़े जुड़ने के लिए। अच्छा, ये उदारीकरण अभी आपने लिबरलाइजेशन लिबरलाइजेशन लाया, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन? क्या अंतर है उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण में? ये सर उदारीकरण जो है बाज़ार को सर प्रमुखता देता है, और लिबरलाइजेशन बाजार को किस रूप में प्रमुखता देता है? आखिर उदारीकरण या वर्ड जो आया है, इसके पीछे कोई ना कोई एक संकल्पना तो होगी। ये सर क्या संकल्पना है? सर मुक्त बाजार जो एक है सर, उसके उसमें परिप्रेक्ष्य में जाता है ये सर। क्या कंपोनेंट होते हैं मुक्त बाजार के? किस रूप से मुक्त बाजार होगा, कैसे होगा? ये सर मुक्त बाजार से सर देखते हैं कि जो ट्रेड होता है उस पर कोई ऐसे नियम नहीं होने चाहिए जो ऊपर से गवर्नमेंट के द्वारा लगाए जाएं, या किसी के साथ जो व्यापार हो रहा है उसको सप्रेस किया जाए जानकर। सर ये सबसे मुक्त होकर व्यापार सर। क्या है निजीकरण? क्या है? ये तो उदारीकरण हो गया। निजीकरण जो सर जो राज्य की जो गवर्नमेंट है उसके हाथों में जो नियम्स हैं, जो रूल्स हैं सर, वो ना बनाए। जो संस्थाएं हैं और जो कंपनियां हैं वो फ्रीली मतलब स्वतंत्र रूप से अच्छे से कार कर पाएँ सर। सिर्फ यही निजीकरण है? ये तो फिर वही ग्लोबलाइजेशन, क्या कहते हैं, लिबरलाइजेशन का ही पार्ट हो गया। निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन अभी बहुत चर्चा में है। रिसेंटली भी चर्चा में, इस बजट में भी इसको लाया गया है। क्या है निजीकरण? कैसे किया जाता है? निजीकरण को कैसे बढ़ावा दिया जा रहा है? ये सर जो सरकारी जो वो हैं सार्वजनिक उद्यम है। हाँ सर, सार्वजनिक उद्यम है जो सर, उनको विनिवेश किया जा रहा है सर। उनको गवर्नमेंट बेच रही है, जिसकी वजह से क्या होता है कि प्राइवेट जो कंपनियां हैं, जो उद्यमी हैं, वो सर अब इनको रन करेंगे सर। ग्लोबलाइजेशन क्या है? वैश्वीकरण क्या है? ये सर देश को सर पूरे विश्व से, अन्य देशों से इस तरह से जोड़ना कि एक बाजार के रूप में स्थापित हो जाए एक व्यवस्था। अच्छा, आप इतिहास के छात्र हैं। यस। किसी इतिहासकार ने लिखा है कि मोहम्मद बिन तुगलक बहुत आला दर्जे का व्यक्ति था जो शायद गलत समय में पैदा हो गया। क्या उसके इस कथन से आप सहमत हैं? सर मुझे लगता है कि जो समय होता है सही गलत नहीं होता, और मोहम्मद बिन तुगलक के पास सर बहुत से ऐसे मौके थे जो जैसे फिरोज शाह तुगलक को देखें तो वो भी सर बहुत से गलत चीज़ों को उसके शासन में प्राप्त हुई थी उत्तराधिकार के रूप में, परंतु सर आपने मोहम्मद बिन तुगलक के विषय में पढ़ा है? ये सर पढ़ा है ना। जिस इतिहासकार ने ये कहा है कि वह बहुत ही उच्चतम दर्जे का व्यक्ति था, लेकिन शायद समय गलत था जब वो पैदा हुआ। उसमें जब किसी इतिहासकार ने कहा है जिसने उसकी जीवनी लिखी हो, कुछ तो पॉइंट्स होंगे। कभी आप गौर किए हैं इस पर?
ये सर चूंकि सर उस समय जो साम्राज्य का स्वरूप था, उसकी कौन कौन सी ऐसी नीतियां थी जिसको लेकर के यह शब्द, यह वाक्य उस इतिहासकार ने कहा? ये सर मोहम्मद बिन तुगलक की सर नीतियों में देखें तो मुख्यतः 3 पॉइंट मुझे याद आ रहे हैं सर, जो उसके नकारात्मक उसमें गए। पहला था सर राजधानी परिवर्तन सर, जो उसने किया। सर की बात को मैं दूसरे शब्दों में रखना चाहता हूँ आपके सामने कि तुगलक की कौन कौन सी ऐसी नीतियाँ हैं जो आज भी हम कहीं ना कहीं लागू होती हुई दिखाई दे रही हैं। सर मोहम्मद बिन तुगलक ने सर जैसे खेती के क्षेत्र में सर काफ़ी डेवलपमेंट किए थे, और दोआब में सर उसने खेती के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कार्य किया था। तो आज भी हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं कृषि के क्षेत्र में लगातार डेवलपमेंट सर हो रहे हैं। और कुछ? और सर सॉरी सर कौन नहीं बता। प्लीज़ सर। अच्छा, अभी हाल फिलहाल के समय में ऐसा देखा जा रहा है कि हमारे यहाँ जो प्रजातंत्र है वो अब एक ऑटोक्रेसी में बदलता जाता है, 1 पार्टी रूलिंग टाइप का सिस्टम आता जा रहा है। ठीक है, क्या यह भारत जैसे बहुभाषिक बहुधार्मिक देश के लिए उचित होगा कि इस टाइप का एक सिस्टम डेवलप हो जहां सिर्फ एक पार्टी जो है वो चुनावों को जीत करके और अपने हिसाब से नियम कानूनों को इम्प्लीमेंट करे, अपनी विचारधाराओं को थोपे? क्या ये भारत जैसे देश के लिए उचित है? सर मुझे लगता है कि जो 1 पार्टी रूल है सर, ये तो लोकतंत्र के लिए बिल्कुल सही नहीं है। और अभी मुझे जहाँ तक लगता है ऐसा नहीं हो रहा, क्योंकि जनता है जो उसके बहुमत के आधार पे ही पार्टी सरकार बना रही है। और अपने देश में अभी भी दूसरी पार्टियां, बड़ी पार्टियां हैं जो लगातार चुनाव में सहभागिता सर रख रही हैं। तो मुझे तो सर नहीं लगता कि इस क्षेत्र में अपना देश बढ़ रहा है आगे। पर सर यदि ऐसा कुछ है तो बिल्कुल लोकतंत्र के लिए सर ये गलत है। अच्छा, अभी एक इसी मार्च महीने में 4 देशों के बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्षों के द्वारा एक डायलॉग का इनिशिएट किया गया जिसे क्वाड कहा गया। यस सर। क्या आपको लगता है कि अभी के समय में जब दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है, महामारी का भी आतंक चल रहा है, वहाँ इस टाइप का संगठन जो है इस वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज करके क्या कुछ अच्छा इसका रिजल्ट निकल के आएगा? सर बिल्कुल सर, मुझे लगता है कि जो आपदा तो है ही, परंतु सर जो डेवलपमेंट्स हैं उनको भी लगातार आगे होते रहना चाहिए। और ये संगठन सर जो बने हैं ये प्रोग्रेस के लिए बनाए गए हैं। और क्वाड जो है हिंद प्रशांत क्षेत्र में लगातार चीन की जो बढ़ती हुई कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि यह एक सैन्य संगठन टाइप का बन के रह गया? ये कोई आर्थिक और सामाजिक रूप में विकास के लिए संगठन नहीं बना, ये एक तरह का सैन्य संगठन है। क्योंकि विश्व में चीन जो है वो एक उभरती हुई महाशक्ति के रूप में अपने आप को लेके आ रहा है, तो उसे रोकने के लिए, काउंटर करने के लिए 4 देश ने मिल करके एक संगठन बना दिया नेटो टाइप का, है ना? तो ये कहीं लग नहीं रहा है कि एक सैन्य संगठन मात्र के रूप में ही कार्य करेगा चेक एंड बैलेंस को लेकर के? सर मुझे लगता है कि जो अन्य डेवलपमेंट्स हैं जैसे व्यापार के क्षेत्र में है और दूसरे क्षेत्र में, वो सर तभी सुचारू रूप से आगे बढ़ पाएगा जब सैन्य, जैसे चाइना जो रुख अपना रहा है उसमें स्थिरता आएगी। क्योंकि हिंद प्रशांत क्षेत्र जो है उससे काफ़ी ज़्यादा व्यापार होता है, और लगातार यदि वो अवैध तरीके से वहाँ पर कुछ ऐसी गतिविधियाँ करेगा जिससे व्यापार रुकेगा, लोगों को एक दूसरे से जो चीज़ें जोड़ती हैं उस पर सर रुकावट आएगी, तो वो सर गलत है। कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में जो क्वाड है वो दूसरी चीज़ें जो बेहतर हों, इस वजह से सर आगे बढ़ रहा है। अभी हाल फिलहाल के समय में देखा जा रहा है कि राज्यपाल जो है ये सर ना, राज्यपाल एक संवैधानिक पद होता है किसी राज्य के लिए, उनका हस्तक्षेप राज्य सरकार के कार्यों में बढ़ता जा रहा है। आप उदाहरण के तौर पे पश्चिम बंगाल को ले सकते हैं, महाराष्ट्र को ले सकते हैं। और ऐसा आम तौर पे देखा जाता है कि जब भी विपक्ष की पार्टियों की सरकार होती है तो राज्यपाल जो है उनमें ज़्यादा हस्तक्षेप करते हैं। क्या आपको लग नहीं रहा है कि राज्यपाल जैसे संवैधानिक पद की जो मर्यादा है उसे सिर्फ और सिर्फ वैसे व्यक्तियों से ही सुशोभित किया जाए जिनका राजनीति से कोई मतलब ना हो? बिल्कुल सर। सर मुझे लगता है कि जो राज्यपाल का पद है उस पर उसके कुछ कार्य ऐसे हैं जो सरकार के साथ मिलकर करने होते हैं, परंतु सर कभी कभी सरकार भी कुछ ऐसे कार्य करती है जिनकी वजह से राज्यपाल को आगे बढ़कर आना पड़ता है, तो वो विरोध में चले जाते हैं। परंतु सर उनके लिए हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट है, यदि ऐसा कुछ होता है तो राज्य सरकार जा सकती है अपना विरोध दर्ज करवाने के लिए। तो
सर मुझे लगता है कि राज्यपाल संवैधानिक पद है और वो जिम्मेदारी से कार्य करता है। हाँ सर, इस बीच में कुछ ऐसे मामले आए हैं जिस पे उंगली उठी है राज्यपाल के कार्यों पर, परंतु सर सुप्रीम कोर्ट लगातार अपनी निगरानी में चीज़ों को बनाए रखे हुए है सर। ये अभी 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, ऐसे समय में चुनाव आयोग की भूमिका बहुत बढ़ जाती है। ये सर, क्या आपको लगता है कि भारत का चुनाव आयोग अब उतना सशक्त है जितना इसे होना चाहिए? ये सर, चुनाव आयोग को सर बहुत से ऐसे जो स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए शक्तियाँ मिली हुई हैं, जिनमें वो चुनाव के समय अपनी अच्छे तरीके से कार्य कर सकता है सर। परंतु सर देखें तो कहीं ना कहीं लगातार कुछ चुनौतियां जो है नई हैं प्रकार से आती रहती हैं, तो सर उनको रोकने के लिए सर आगे और बेहतर करने के लिए सर लगातार संभावनाएं बनी हुई हैं सर हम लोग अभी बाज़ार की बात कर रहे थे सर के साथ, आपकी चर्चा हो रही थी, तो पहली चीज़ मैं ये जानना चाहता हूँ, बाज़ार किसको कहते हैं? सर बाजार सर जहाँ पर वस्तुओं का सेवाओं का जो सर क्रय विक्रय होता है सर। तो अब तो कहीं होता ही नहीं, अब तो ऑनलाइन जब हो गया तो वो तो जहाँ पर जो आपने कहा वो ख़त्म हो गया। ये सर उसको सर ई मार्केट के रूप में सर, डिजिटल के रूप में मार्केट तो सर है, वहाँ पर भी लेन देन हो रहा है, पर वो डिजिटलाइज उसको बोला जा रहा है। आप चूँकि हिस्ट्री की बात हो रही थी, पॉलिटिकल साइंस भी आपका सब्जेक्ट रहा है, तो आप जानते हैं कि हमारे संविधान पर अधिकांश जो प्रभाव है 1935 के अधिनियम का है। यस सर। अगर सपोज दैट कि 1935 का अधिनियम नहीं आया होता तो उसका हमारे संविधान के निर्माण पर क्या असर पड़ता? सर 1935 का अधिनियम जो देखें सर, वृहद रूप से काफ़ी एस्पेक्ट को लिए हुए था सर, जिसकी वजह से हमको सहूलियत मिल गई अपने संविधान बनाने में। यदि मुझे लगता है कि 1935 का अधिनियम नहीं होता तो हमको नए तरीके से उसी तो क्या अगर नया बनता तो और अच्छी बात होती। हमारे ऊपर आरोप लगता है कि हमारा संविधान उधार का थैला है, और एक नया बनता, नए तरीके से बनता, तो शायद वो आरोप भी नहीं लगता और शायद हमें एक और अच्छा संविधान मिल पाता। सर जो हमारी संविधान सभा थी और उसके जो मेंबर थे सर, उन्होंने लगातार रिव्यू किया था चीज़ों को, और कहीं ना कहीं बहुत दिनों तक इस पर चर्चा चली, तब जाकर जो पॉइंट्स थे 1935 के, उनको सर स्वीकार किया गया है। मुझे लगता है कि पर्याप्त चर्चा हुई थी उन पर, और ये था कि जो पहले से ही चीज़ें हैं उन पर उनको चर्चा के साथ स्वीकार कर लेना चाहिए सर। तो मुझे तो फिर सर संविधान बनाने की जरूरत क्या थी? ये सर, जब पहले जो चीज़ें हैं उसी को स्वीकार कर लें। सर पहले से जो चीज़ें थी उनको स्वीकार किया गया, और नई जो और भी चीज़ों की ज़रूरत थी सर, उनको जोड़ा गया सर। तो संविधान में और 1935 के अधिनियम में बेसिक डिफरेंस क्या है? किस आधार को बता दें कि नहीं, ये अगर ये चीज़ होगी तो 1935 का अधिनियम होगा, और ये चीज़ नहीं होगी, सर ये चीज़ होगी तो ये संविधान होगा, और ये चीज़ नहीं होगी तो 1935 का अधिनियम होगा? किस ग्राउंड के आधार पर अलग करेंगे? ये सर जो अधिकार थे, जो मूल अधिकार थे सर, इनको देखें तो 1935 का जो था अधिनियम, उसमें व्यापक रूप से नहीं था उसमें, तो हम लोगों ने अपने संविधान में ये जोड़ा, और हमारी जो सामाजिक व्यवस्था। महाजनपद काल के बारे में 16 महाजनपद का नाम बताइए। ये सर 16 नहीं तो 8 ही का बता दीजिए। ये सर कोशिश कर रहा हूँ सर। सर कौशल, मगध, अस्मक, अवंती, गंधार, कंबोज, और सर इतना याद आ रहा है सर मुझे। चलिए, नवरत्न कौन थे? नवरत्नों का नाम बताइए अकबर के। सर एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है सर, मैं कुछ बता सकता हूँ सर। ओके, लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम द बोर्ड। यस सर। ठीक है, यूपी में पंचायत के चुनाव हो रहे हैं। यस सर। ठीक है, तो पंचायत के बारे में संविधान में कहाँ प्रावधान है और क्या क्या प्रावधान है? सर 273 जो हमारा आर्टिकल है, 273। ठीक है, हाँ सर उसमें पंचायतों के बारे में बताया गया है सर, और उसी के अंतर्गत सर जो हमारी अनुसूची है, सर याद नहीं आ रहा, अनुसूची में सर इसका जिक्र है, जिसमें हाँ अनुसूची 11 सर, जिसमें जिक्र है कि पंचायतों के विषय उसमें बताए गए हैं कि कौन कौन से विषय होंगे। कितने विषय हैं पंचायतों के? सर एग्जैक्ट याद नहीं सर मुझे, थैंक यू। सॉरी सर। और इंटरव्यू इज ओवर। थैंक यू सर।